ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका और रोहित बड़े ही ध्यान से सीसीटीवी कैमरा में मिल रही फुटेज को फोन में देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड नन्हे से अलेक्जेंडर को अपने साथ लिफ्ट से नीचे बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। मारवा हाउस के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, जिसका लाइव फोटोज रोहित के मोबाइल में देखा जा सकता था। रोहित एक के बाद एक कैमरा बदल कर अलेक्जेंडर को फॉलो करने लगा था। अलेक्जेंडर को सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे बेसमेंट में बने अंधेरे कमरे की ओर ले जाने लगा। कोई और 6 साल का बच्चा अगर किसी अनजान आदमी के साथ ऐसी जगह पर जाता तो शायद डर के मारे अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता, मगर अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी जगह पर जाना उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। बिना डरे बिना हिचके वह सिक्योरिटी गार्ड के साथ बेसमेंट के कॉरिडोर में बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था। फिर एक कमरे के सामने खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड ने अलेक्जेंडर को अंदर जाने का इशारा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से दरवाजा खोला और अलेक्जेंडर अपना नन्हा सा सर खुले दरवाजे में से अंदर डालते हुए धीरे से कमरे के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही पीछे से दरवाजा बंद कर दिया गया। कमरे के अंदर रोशनी बहुत कम थी। ऊपर बैठे अनिका और रोहित को इंफ्रारेड कैमरे के जरिए अलेक्जेंडर उस वाले कमरे में दिखाई दे रहा था। अलेक्जेंडर अंधेरे कमरे में अपनी आंखें छोटी करके रश्मि को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में जमीन पर पड़ी रश्मि पर पड़ी। ऐसा नहीं था कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, मगर वहां जितने भी बल्ब लगाए गए थे उसमें पावर बहुत कम था। जैसे जैसे अलेक्जेंडर अपने कदम रश्मि की ओर बढ़ाने लगा, उसकी सांसें तेज होने लगी। अलेक्जेंडर को इस बात का डर था कि कहीं भूख की वजह से रश्मि ने वहीं पर अपना दम ना तोड़ दिया हो। रश्मि की सांसें चल रही थी या नहीं, यह देखने के लिए अलेक्जेंडर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। जब अनिका ने वीडियो कैमरा के जरिए रश्मि को की ऐसी हालत में देखा तो अनिका के चेहरे पर भी घबराहट नजर आने लगी। उसने रोहित से कहा, यह क्या? कहीं रश्मि को कुछ। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाए, रोहित ने हाथ के इशारे से अनिका को रोकते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी सांसें चल रही है। मेरे आदमी ने उन पर बराबर उस पर नजर बनाए रखी है। 5 दिनों से उसने खाना नहीं खाया है, इसलिए शायद अब शरीर में इतनी ताकत नहीं बची, मगर उसके कमरे में पानी का एक टैप फिट किया गया है, लगातार पानी पीती रहती है। रोहित की बात सुनकर अनिका ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ रहे अलेक्जेंडर के कदमों की आवाज जैसे ही रश्मि के कानों पर पड़ी, धीरे से रश्मि ने अपना सर उठाया। जैसे ही रश्मि ने देखा कि अलेक्जेंडर के नन्हे से कदम उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे, कांपते हुए हाथों से रश्मि ने अपने शरीर को सहारा दिया और अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहने लगी, क्या तुम मेरे लिए खाना लाए हो? रश्मि की आवाज सुनकर अलेक्जेंडर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। रश्मि की हालत देखकर अलेक्जेंडर की आंखें चौड़ी हो गई। रश्मि का चेहरा इस वक्त अलेक्जेंडर को काफी डरावना लग रहा था। ऐसे अंधेरे कमरे में रश्मि को इस तरह देखकर किसी और छोटे बच्चे ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया होता, मगर यह कमरा बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह के तहखाने में अलेक्जेंडर को बचपन से रखा गया था। यह जगह उसके खुद के कमरे से ज्यादा अलग नहीं था। रश्मि अपने आप को जमीन पर घसीटते हुए अलेक्जेंडर के पास जाने लगी। इससे पहले कि रश्मि अलेक्जेंडर के पास पहुंचती, अलेक्जेंडर अपने कदम पीछे करते हुए रश्मि से कुछ ही दूरी पर चला गया। रश्मि ने फिर तेज सांसें लेते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं यहाँ भूख से तड़प रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए खाना लाए हो? अलेक्जेंडर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कपड़े की बैग से एक गाजर निकाला और रश्मि के सामने फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही रश्मि ने वह गाजर उठाया, मगर जब रश्मि ने ध्यान से उस गाजर को देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह गाजर काफी बासी लग रहा था। हैरानी से अलेक्जेंडर की ओर देखकर रश्मि ने कहा, यह क्या लाए हो तुम मेरे लिए? मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए खाना लेकर आना और तुम यह सड़ा हुआ गाजर लेकर आए हो मेरे लिए। रश्मि से कुछ कदमों की दूरी बनाए रखते हुए अलेक्जेंडर ने रश्मि की ओर देखकर कहा, बड़ी मुश्किल से यह लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब खा लो इससे पहले कि किसी की नजर पड़ जाए, वरना यह भी तुमसे छीन लिया जाएगा। अनिका और रोहित जो यह सारी बातें रोहित के मोबाइल फोन के स्पीकर से सुन रहे थे, वह यह देखकर हैरान रह गए कि अलेक्जेंडर
रश्मि के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अलेक्जेंडर ने रश्मि को बासी गाजर क्यों दिया था, जबकि घर के नौकर ने उसे साफ साफ कहा था कि वह जो मर्जी चाहे वह खाना और वेजिटेबल अपने साथ ले जा सकता है। बेसमेंट के कमरे में रश्मि हैरानी से अलेक्जेंडर को देखने लगी थी। अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे लगता है मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर जाना चाहता हूँ, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से यह गाजर तुम्हारे लिए चुरा कर लाया हूँ। अब जल्दी खा लो, इससे पहले कि किसी की नज़र पड़ जाए और यह गाजर भी तुमसे छीन लिया जाए। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही बिना टाइम गंवाए रश्मि फटाफट गाजर मुंह में रखकर चबाने लगी। रश्मि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल का खतरनाक भूखा जानवर शिकार को देखकर उस पर झपट रहा था। गाजर चबाती हुए रश्मि ने अलेक्जेंडर की ओर देखा और कहा, कहीं तुम मुझसे बदला लेने के लिए तो यह सब कुछ नहीं कर रहे हो? रश्मि की यह बात जैसे ही अनिका और रोहित के कानों पर पड़ी, वह दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रश्मि किस बदले की बात कर रही थी। एक छोटा सा बच्चा किसी के साथ बदला क्यों लेना चाहता होगा? यह बात दोनों की समझ में नहीं आ रही थी। नीचे बेसमेंट में अलेक्जेंडर ने रश्मि की बात का जवाब देते हुए कहा, यह कैसी बात कर रही हो? एक तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को खतरे में डालकर किसी के घर से यह वेजिटेबल चोरी की है। अगर पकड़ा जाता तो पता नहीं तुम्हारे साथ साथ यह लोग मुझे क्या सजा देते, मगर मुझे लगता है कि मेरे पापा काफ़ी खतरनाक आदमी हैं। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले जाना चाहता हूँ तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मुझे तो लगा कि अभी इसी वक्त वह अपना बेल्ट निकालकर मुझे पीटने लगेंगे, मगर किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया और आते आते तुम्हारे लिए यह गाजर लेकर आया। तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रोज किसी न किसी तरह कोई न कोई वेजिटेबल चुरा कर तुम्हारे लिए ले आया करूंगा। अलेक्जेंडर की बात सुनकर रश्मि को इस वक्त रोहित पर काफी गुस्सा आने लगा था। साथ ही साथ रोहित के लिए रश्मि के मन में नफरत भी बढ़ने लगी थी। अपने नाखून जमीन पर जोर से कुरेदते हुए रश्मि ने कहा, वह आदमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई भी इंसान एक औरत के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है? वह मुझे भूखा मार देना चाहता है। अलेक्जेंडर ने रश्मि की बात काटते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हें मिल सकता हूँ, मगर मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक रुक गया। चलो अब मैं चलता हूँ। इससे पहले कि रश्मि अलेक्जेंडर को कुछ कह पाती, अलेक्जेंडर दौड़कर दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही अलेक्जेंडर ने दरवाजा खोला, रश्मि ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अलेक्जेंडर, मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा है वह सारी बातें याद है न तुम्हें? रश्मि की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपनी जगह से पीछे मुड़कर रश्मि की ओर देखा और हवा में अपना एक हाथ लहराते हुए कहा, मुझे सब याद है। यह कहने के बाद अलेक्जेंडर दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। जैसे ही अलेक्जेंडर उस कमरे से बाहर निकला, रोहित ने अपने फोन से नजरें हटाकर अनिका की ओर देखा। अनिका और रोहित दोनों ही अलेक्जेंडर के बर्ताव को समझ नहीं पा रहे थे। अलेक्जेंडर जितनी भी देर अंदर कमरे में रश्मि के साथ बात कर रहा था, उसने कभी भी रश्मि को माँ कहकर नहीं पुकारा था। अलेक्जेंडर की यह बात अनिका और रोहित दोनों को काफी अजीब लग रही थी। अलेक्जेंडर ने रश्मि के साथ जो कुछ भी किया था, उससे एक बात तो साफ थी कि अलेक्जेंडर को रश्मि कुछ खास पसंद नहीं थी। कहीं न कहीं यह नन्हा सा अलेक्जेंडर धीरे धीरे रोहित की आंखों में घर करने लगा था। रोहित ने अपनी धीमी आवाज में अनिका से कहा, क्या लगता है यह अलेक्जेंडर हम दोनों का बच्चा हो सकता है क्या? कहीं न कहीं अनिका को रोहित की साथ बात में सवाल कम उम्मीद ज़्यादा नजर आ रही थी। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर इससे पहले कि अनिका रोहित की बात का कोई जवाब दे, अचानक ही बड़ी दादी की केयर टेकर लीला वहां आ पहुंची। लीला को देखते ही अनिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अनिका को देखते हुए लीला ने कहा, दादी माँ ने आपको याद किया है। लीला की बात सुनते ही अनिका रोहित की ओर देखने लगी। वो भी हैरानी से लीला की ओर देखने लगा। वो जानता था कि दादी माँ को अनिका कुछ खास अच्छी नहीं लगती थी और हो सकता था दादी माँ अनिका से मिलकर फिर से उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करे। मगर इससे पहले कि अनिका और रोहित लीला की बात को टाल सकते, लीला ने अनिका की ओर देखकर कहा, वैसे दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है,
मेरे ख्याल से आपको उन्हें एक बार मिल लेना चाहिए। दादी माँ की तबीयत के बारे में सुनते ही अनिका अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और रोहित से पूछा, क्या दादी माँ अपनी दवाइयाँ ठीक से नहीं ले रही है ना? रोहित ने अनिका को आश्वासन देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक टाइम पर उन्हें सारी दवाइयाँ दे देता हूँ, और फिर लीला मौसी भी दादी माँ का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती हैं। लीला ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में रोहित के सामने सर झुकाकर कहा, रोहित बाबा, बात यह है कि दादी माँ के भाई के घर से कोई उन्हें मिलने आया है और वह चाहती हैं कि बस कुछ देर अनिका जी उन्हें मिल कर जाएं। बाकी आप दोनों की मर्जी। यह कहते हुए लीला वहां से वापस चली गई। लीला के जाते ही अनिका रोहित की ओर देखने लगी। अनिका की आंखों में एक सवाल था जो रोहित ने पढ़ लिया था। अनिका के बिल्कुल पास आकर रोहित धीमी आवाज में अनिका से कहने लगा, मुझे पता है दादी माँ को मिलने कौन आया होगा। उनके भाई की बहू अपनी बहू को लेकर आई होंगी। उसे कोई मेडिकल इशू है। तुम अगर ना जाना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि वह लड़की काफ़ी दुखी है। उसके घर वालों के साथ उसके संबंध काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मगर हाँ, उसे आर्यन से काफ़ी लगाव था। आर्यन को भी उसने काफ़ी लगाव हो गया था। उनका नाम हर्षिता है। मैं खुद भी तुम्हारे साथ जरूर आता, मगर मेरे ख्याल से दादी माँ तुमसे हर्षिता के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं। उसका जो प्रॉब्लम है वह गायनेकोलॉजिकल है, इसलिए मेरा आना ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम जाना चाहो तो कोई बात नहीं, दादी माँ ने बुलाया है इसलिए तुम्हारा जाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। अनिका अच्छी तरह समझ रही थी कि रोहित क्या कहना चाहता था। रोहित मन ही मन हर्षिता की रिस्पेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि बचपन से शायद हर्षिता ने ही आर्यन को काफ़ी अपनापन दिखाया होगा, और आज बदले में रोहित यह चाहता था कि अनिका उसकी प्रॉब्लम दूर करने में उसकी मदद करे। अनिका भी उस इंसान को कभी नहीं टालना चाहती थी जिसने नन्हे से आर्यन को किसी भी तरह का सपोर्ट किया था, खासकर तब जब उसकी जिंदगी में उसकी माँ मौजूद नहीं थी। अनिका ने रोहित की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलने जाती हूँ। दादी माँ मारवा हाउस के सेकेंड फ्लोर पर रहती थीं। अनिका जैसे ही लिफ्ट से निकलकर दादी माँ के कमरे के पास पहुंची, अनिका को कमरे के अंदर से किसी औरत के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दादी माँ के कमरे के अंदर से यह औरत चिल्ला चिल्लाकर किसी से बात करते हुए कह रही थी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि यह सब कुछ सच है या कोई कहानी। रोहित का तीसरा बच्चा, पता नहीं यह बात सुनकर मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा है। आखिर यह रोहित कितने राज अपने दिल में दबाकर बैठा है, और मुझे तो इस बात की भी हैरानी हो रही है कि उस अनिका को सब कुछ पता होने के बावजूद वह यहाँ रोहित से मिलने क्यों आई है। तभी दादी माँ की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। दादी माँ ने उस औरत से कहा, उस लड़के की शक्ल हूबहू रोहित से मिलती है। मुझे लगता है कि कोई भी औरत यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भविष्य में उसके बच्चों का हक छीनने के लिए और कोई खड़ा हो जाए, खासकर कि तब जब वह किसी और औरत के साथ संबंध की वजह से जन्मा हुआ उसी के पति का बच्चा हो। दादी माँ की बात पूरी होते ही उस औरत ने दादी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, मगर एक बात तो है, अब मजा तो बहुत आएगा यह कहानी देखने में। देखते हैं वह नन्हा सा बच्चा क्या गुल खिलाता है। परिवार में आने के बाद देखते हैं कि अब रोहित क्या करेगा। उस औरत की आवाज़ काफ़ी शार्प थी। कानों पर पड़ते ही उस औरत की आवाज़ कानों के अंदर तीर की तरह चुभने लगी थी, और उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के परिवार की बातें सुनकर उसे ऐसा मजा आ रहा था जैसे वह कोई चटपटी सीरियल देख रही हो। जैसे ही अनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई, दादी माँ के पास खड़ी लीला ने अचानक ही दादी माँ की व्हीलचेयर दरवाजे की ओर मोड़ते हुए कहा, देखिए बड़ी मालकिन, अनिका जी आई हैं आपसे मिलने। अनिका को दरवाजे पर खड़ा देखते ही दादी माँ अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगी, और अनिका को अपनी व्हीलचेयर पर बैठते हुए ही दादी माँ ने अंदर आने का इशारा किया। तभी अनिका की नज़र दादी माँ के ठीक सामने खड़े 50 साल की उस औरत पर पड़ी। गोलमटोल गाल, छोटा कद और वजनदार शरीर वाली वो औरत अनिका की ओर देखकर बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखने लगी। वह धीरे से चलकर अनिका के पास आई और कुछ देर तक अपने दोनों हाथ अपने गालों से लगाकर उस अनिका को देखती रही। कुछ देर बाद अनिका को ऊपर से नीचे देखने के बाद उस औरत ने अनिका से कहा, देखो कितनी खूबसूरत दिखती हो तुम। भाई मान गए रोहित की पसंद को। अनिका हैरानी से उस औरत की ओर देखे जा रही थी
जो पहली बार मिलने के बावजूद अनिका से काफ़ी ओवर फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। उस औरत ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़ा और कहा, अरे इतनी हैरान मत हो जाओ, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ ना, इसीलिए शायद तुम्हें इतनी हैरानी हो रही है। वैसे मैं सुगंधा हूँ, रोहित की दादी माँ मेरे पति की बुआ हैं। अगर हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा है, अब तुम घर में आई हो तो पता नहीं रिश्तों के क्या मायने रह जाएंगे, मगर देखते हैं। वह कहते हैं ना कि घर में जब नई बहू आती हैं तो कई नए संबंध जुड़वाती हैं और पुराने संबंध तोड़वाती हैं। यह कहने के बाद वह औरत अपनी ही बात पर जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज़ इतनी तेज थी कि अनिका को ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उस औरत की आवाज़ की वजह से अनिका के दिमाग की नसें फटने लगेगी। वह औरत हंसती हुई फिर से दादी माँ के पास चली गई और दादी माँ की व्हीलचेयर के ठीक सामने रखे सोफा पर पांव चढ़ाकर बैठ गई। अनिका वहीं खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। इससे पहले कि अनिका दादी माँ की ओर अपने कदम बढ़ाती, एक 25-26 साल की दुबली पतली लड़की धीरे से अनिका के सामने आई। उसने अपने दोनों हाथ अनिका के सामने जोड़ते हुए कहा, नमस्ते, मेरी सासू माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जरा बड़ बोली है मगर बुरी नहीं है। उस लड़की की आंखें बिल्कुल झुकी हुई थीं। उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल ढाल देखकर अनिका को उसके लिए काफ़ी सिंपैथी होने लगी थी। अनिका उस लड़की को देखकर यह समझ गई थी कि नीचे रोहित उस लड़की के बारे में बात कर रहा था। ये जरूर वही लड़की थी। तभी दादी माँ की केयर टेकर लीला अनिका के बगल में आई और अनिका के कानों के पास आकर धीरे से कहने लगी, इस लड़की का नाम है हर्षिता। दादी माँ के छोटे भाई के पोते की बीबी है। बड़ी मालकिन चाहती हैं कि एक बार आप इस लड़की से मिलें। अभी अनिका रोहित की दादी से इस लड़की का रिश्ता समझ रही थी, तभी सुगंधा की तेज आवाज फिर से अनिका के कानों पर पड़ी। सुगंधा ने अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। और यह बात कितनी बार समझाई है मैंने तुम्हें, और तुम माफी किस बात की मांग रही हो? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी अनिका से कि तुम उससे माफी मांगने लगी? क्या बुआ की खानदान पर हमारा कोई हक नहीं? क्या रोहित की होने वाली बीवी से मैं 2 मिनट हंस खेल कर बात भी नहीं कर सकती? अपनी सास की फटकार सुनते ही भोली भाली डरी सहमी सी लड़की ने अपनी नजरें झुका ली। उस लड़की के बर्ताव को देखकर अनिका काफी हैरान थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि आज भी लड़कियों को इस तरह उनकी सास सबके सामने डांट फटकार लगाया करती थी, और हर्षिता चुपचाप अपनी सास की हर ताने को सुन रही थी। दादी माँ ने सुगंधा को थोड़ी धीरे से बात करने का इशारा करने के बाद अनिका की ओर देखकर कहा, अनिका बेटा, जरा देखो तो क्या तुम इन लोगों की कुछ मदद कर सकती हो? इसके बाद दादी माँ ने सुगंधा की ओर देखकर उसे कुछ बोलने का इशारा किया। दादी माँ का इशारा देखते ही अचानक ही सुगंधा के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी। फिर अचानक ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलती हुई सुगंधा मुस्कुराने लगी और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, अरे अनिका बेटा, तुम तो इतनी बड़ी डॉक्टर हो, जरा देखो इस लड़की की क्या इलाज हो सकती है। अनिका अपने सामने खड़ी हर्षिता को देखने लगी। अनिका को हर्षिता में किसी तरह की कोई बीमारी के असर नजर नहीं आ रहे थे। हर्षिता दुबली पतली जरूर थी, उसे कमजोर नहीं कहा जा सकता था। अनिका को इस वक्त हर्षिता के शरीर से ज्यादा उसकी जबान में कमजोरी नजर आ रही थी। उसके साथ सबके सामने उसे जिस तरह से फटकार लगा रही थी, उसके बावजूद हर्षिता चुपचाप सब कुछ सह रही थी, जो बात अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अनिका ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर सुगंधा की ओर देखकर कहा, मुझे तो कोई खराबी नहीं नजर आ रही है, आप मुझे किस बात का इलाज करने को कह रही हैं? सुगंधा ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, बात यह है कि इस लड़की को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शादी को 3 साल हो गए, यह हमारे घर को एक चिराग नहीं दे पा रही है। कुछ देर धीरे से बात करने के बाद अचानक अपनी आवाज का वॉल्यूम ऊंचा करते हुए सुगंधा ने कहा, अब देखो, आजकल के जमाने में कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो बिना शादी के ही बच्चा पैदा कर देती हैं, और एक तरफ यह मेरी बहू हर्षिता जैसी लड़कियां जो शादी के 3 साल के बाद भी घर को खुशियां नहीं दे पाती हैं। जरा पता तो करो क्या खराबी है इनके शरीर के अंदर। मुझे तो पक्का यकीन है अपनी गहरी बीमारी के बारे में इस लड़की ने हम लोगों को हमेशा से अनजान रखा है। अगर पता चल जाए कि क्या छुपाया है इसके और इसके परिवार ने हमसे, तो आगे क्या करना है इसका फैसला जल्द से जल्द कर ले सकते। सुगंधा की बात अनिका और हर्षिता दोनों के लिए काफी कड़वी थी,
हर्षिता चुपचाप अपनी जगह पर अपना सर झुकाकर खड़ी रही, मगर जब हर्षिता ने की ओर अनिका ने देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि हर्षिता की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे थे। तभी दादी माँ ने सुगंधा को ऊंची आवाज में कहा, सुगंधा, यह क्या कह रही हो तुम? यह मत भूलो कि तुम किस खानदान से आई हो। ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे आजकल की लड़कियां हैं, मॉडर्न ख्यालात रखती हैं, तरह तरह के कारण हो सकते हैं। हो सकता है वह किसी तरह की प्लानिंग कर रही हो, और इस तरह अपनी बहू के साथ सबके सामने बात मत किया करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी माँ की बात का जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, अरे बुआ जी, आप तो नाराज हो गए, मगर मैं भी क्या करूं? आप तो जानती हैं जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी घर पर, तब मुझ पर भी कितना प्रेशर डाला गया था कि खानदान को मुझे एक वारिस देना होगा, घर को चिराग देना होगा। इन सारी चीज़ों की अहमियत आजकल की बच्चियां समझती नहीं है। और किस बात की प्लानिंग? मैंने सब कुछ पता कर लिया है। मेरा बेटा तो कब से तैयार है, मगर ये लड़की जो शादी को इतना वक्त हो गया फिर भी बच्चा नहीं दे पा रही है घर को। अब आप ही कहिए बुआ जी, इस उम्र में मैं क्या इन लड़कियों की तरह कान में हेडफोन लगाकर पूरा दिन गाना सुनती रहूं, या मोबाइल में सर डालकर सारा दिन दूसरों की जिंदगी में झांकती रहूं? अब इस उम्र में इन सारे खिलौनों का कोई शौक नहीं रहा है मुझे। अब बस हमें तो एक जीता जागता खिलौना चाहिए जो हमारे खानदान के वंश को आगे बढ़ा सके। इस खानदान को एक वारिस की जरूरत है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी नजरें अब इसी लड़की पर टिकी है। यही है जिससे उम्मीद की जा सकती है। बाकी पूरे खानदान में किसी को बेटा पैदा नहीं हुआ है। अगर इसने कुछ झूठ बोला है तो हमें इसी वक्त पता चल जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा भी जवान है, उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी। अगर वक्त रहते हमें इसकी खामियों के बारे में पता चल जाए तो हम कोई सही फैसला कर सकते हैं। दादी माँ को यह बात कहने के बाद सुगंधा ने अपनी नज़रें अनिका की ओर घुमाई और कहा, अरे बेटा अनिका, जरा हर्षिता का चेकअप करके बताओ तो सही कि यह लड़की क्या छुपा रही है हमसे। हर्षिता की सास ने सबके सामने हर्षिता को इस तरह से पेश किया था जैसे वो कोई चोर थी जो चोरी करने के बाद अदालत में यह कबूल नहीं करना चाहती थी कि उसी ने वह चोरी की थी। अनिका के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अनिका ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, देखिए आंटी जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों पर किसी भी तरह का प्रेशर लिया जाना चाहिए। यह पति पत्नी के बीच का आपसी मामला है, उन दोनों को ही समझाने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि 3 साल कोई बहुत ज़्यादा वक्त होता है। कई बार किसी कपल को शादी के 10 साल के बाद भी डिलीवरी होते हुए देखा है मैंने। इट इज़ वेरी नॉर्मल। अनिका की बात सुनकर सुगंधा अपनी जगह से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर कहने लगी, तुम्हारे लिए तो यह कहना बहुत ही आसान है। रोहित तुम्हारे साथ एक बार संबंध बनाता है और तुम जुड़वा बच्चों की माँ बन जाती हो। एक बेटी एक बेटा तुम्हारी गोद में पहले से मौजूद हैं। अब तुम्हारे लिए लोगों को सलाह देना बहुत ही आसान है। लगता है तुम भी इसी तरह काफ़ी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़की हो। अगर इतने ही मॉडर्न विचार हैं तो मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, यह जो नया लड़का घर पर आया है उसे भी वही प्यार देना जो अपने बाकी दोनों बच्चों को देती हो। अपनी सोच छोटी मत रखना। वैसे भी मारवा खानदान का बिजनेस तो काफ़ी बड़ा है। अकेला आर्यन बड़ा होकर थोड़ी संभाल पाएगा यह सब कुछ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटों को मदद करने के लिए उसे एक और भाई मिल जाएगा। चाहे रोहित ने उस बच्ची को किसी और लड़की के साथ संबंध बनाकर जन्म दिया हो, मगर है तो वो रोहित का ही खून, और रोहित एक ऊंचे खानदान का मर्द है। तुम कितने दिन उसके हाथ पांव बांध कर रख पाओगी? सुगंधा की बातें सुनकर अनिका और हर्षिता हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हर्षिता को देखकर अनिका को इस बात को लेकर ताजुब हो रहा था कि नए जमाने की लड़की होने के बावजूद वह इस तरह से अपने ससुराल वालों की बातें सुन रही थी। सुगंधा की बातें जितनी कड़वी थी उतनी ही जहरीली भी थी, मगर अनिका नहीं जानती थी कि अब तक सुगंधा ने अपनी जहरीली बातों की शुरुआत भी नहीं की थी। सुगंधा ने अपनी बहू हर्षिता की और अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, जरा सीखो इस अनिका से। रोहित के साथ उसका रिश्ता होने वाला है, मगर आज अपनी आंखों से उसने रोहित की किसी और औरत के साथ बने संबंध से हुए बेटे को देखा है। जरा तुम भी समझदारी दिखाओ। अगर तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ संबंध बनाकर हमारे खानदान को वारिस देता है तो उसमें तुम्हें भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आखिर बड़े खानदान के लड़के एक जगह पर टिके रह ही नहीं सकते,
और चाहे बाहर वह किसी लड़की के साथ संबंध बना ले और उसका घर का बच्चा लेकर आए, फिर भी तुम ही सिंघानिया खानदान की बहू कहलाओगी। तुमसे तुम्हारे हक नहीं छीने जाएंगे। तुम्हें रहने देंगे हम खानदान की बहू बनाकर। तुम्हें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतजाम जिंदगी भर के लिए सिंघानिया खानदान उठाएगा। फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? और अगर कुछ नहीं कर सकती तो मेरे बेटे का तो इतना काबिल है, वह बाहर किसी खूबसूरत लड़की के साथ एक बच्चा कर ले आएगा। और फिर ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? जो बेटा आएगा वह कहीं न कहीं बुढ़ापे में तुम्हारे ही काम आएगा। खानदान के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, खानदान के वंश को आगे बढ़ाएगा। और मैं तो तुम्हारे ही फायदे की बात कर रही हूँ और इसीलिए कह रही हूँ कि जरा विचारों को खुला रखो। सुगंधा की बातें अब न सिर्फ हर्षिता के लिए बल्कि अनिका के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अनिका ने इस बार सुगंधा को आगे बोलने से रुकते हुए कहा, आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके कितने बेटे हैं? सुगंधा ने जवाब देते हुए कहा, मेरा तो एक ही बेटा है। मैंने तुमसे कहा ना कि हमारे खानदान को वारिस की जरूरत है और हम सबकी उम्मीद और निगाहें बस अब तक सिर्फ हर्षिता पर टिकी है। मगर यह है कि हमें खबरें देने का नाम ही नहीं लेती। अब तक न जाने कितनी दवाइयाँ ले चुकी हैं, लाखों खर्च कर चुकी हूँ, मगर कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए तो तुमसे कह रही हूँ बेटा, जरा देखो और पता करो कि आखिर क्या बीमारी छुपी है इसकी कोख के अंदर, जिसका इतना बड़ा नुकसान हमारे पूरे खानदान को उठाना पड़ रहा है। अनिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सुगंधा से कहा, आंटी, दरअसल इसमें गलती तो आपकी है। जो बातें आप अभी मुझे और अपनी बहू को समझा रही हैं कि एक औरत को अपने विचार खुले रखने चाहिए और अपने पति को बाहर संबंध बनाने देने चाहिए, काश ये विचार आपने खुद भी रखे होते और जवानी में अपने पति को दूसरी औरत के साथ संबंध बनाने दिए होते तो आज आपको भी शिकायत नहीं होती। आपके 2-4 और बेटे होते, उन बेटों में से किसी एक की बीवी ने आपको वारिस दे दिया होता। मतलब सारी परेशानी की असली जड़ तो आप ही हैं आंटी। दादी माँ जान चुकी थी कि अनिका को सुगंधा की बातें और उसका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि अपनी सास की बातें खुद हर्षिता को भी अच्छी नहीं लग रही थी, मगर हर्षिता को भी इस बात का डर था कि कहीं सुगंधा की बात से नाराज होकर अनिका हर्षिता का चेकअप करने से इनकार न कर दे। हर्षिता ने काफी लोगों से सुन रखा था कि अनिका न सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की एक बेहतरीन डॉक्टर थी, बल्कि वह डॉक्टर वांगापट्टू की शिष्य होने के नाते आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में भी काफ़ी जानकारी रखती थी। और यह बात तो सभी जानते थे कि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम का इलाज कहीं न कहीं आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही जुड़ा हुआ था। इससे पहले कि सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाती और सुगंधा की बातों से नाराज होकर अनिका कमरे से बाहर निकल जाती, व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ ने सुगंधा को डांट लगाते हुए कहा, अब बस करो सुगंधा, यह मत बोलो कि तुम इस वक्त मेरे घर में मौजूद हो। इस तरह की बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम खुद एक औरत हो, ऐसे मामलों में सब्र से काम लेना चाहिए। सुगंधा को डांट लगाने के बाद दादी माँ ने अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा, बेटा अनिका, क्या तुम एक बार इस बच्ची का चेकअप करके बता सकती हो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? दादी माँ की फटकार सुनकर सुगंधा ठीक दादी माँ के बगल में आकर बैठ गई। वह अभी भी अनिका से कुछ कहना चाहती थी, मगर दादी माँ ने इशारे से सुगंधा को ऐसा करने से रोक लिया। अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि कहीं न कहीं हर्षिता भी चाहती थी कि अनिका उसका चेकअप करके बताएं कि आखिर वह माँ क्यों नहीं बन पा रही थी। हालांकि सुगंधा का बर्ताव देखने के बाद अनिका एक पल के लिए भी सुगंधा की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर उसी वक्त उसे रोहित की कही हुई उस बात का ख्याल आया कि आर्यन और हर्षिता को एक दूसरे से कितना लगाव था। अनिका को हर्षिता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था और अनिका के बस में अगर हो तो वह जरूर हर्षिता की मदद करना चाहती थी। इसलिए हर्षिता को अपने पास बुलाकर अनिका ने कहा, जरा मुझे अपना हाथ देना। अनिका को यह कहते हुए सुनकर हर्षिता की आंखों में एक उम्मीद दिखाई देने लगी। उसे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अनिका नाराज होकर मुंह मोड़कर जाने वाली नहीं थी। हर्षिता ने जल्दी से अपना हाथ अनिका की ओर आगे बढ़ा दिया। अनिका ने हर्षिता का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी नब्ज पर अपनी उंगलियां रखी। आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन में पेशेंट के शरीर को डायग्नोज करने के लिए उसकी नब्ज को चेक किया जाता था। अनिका ने भी डॉक्टर वांगापट्टू से यह टेक्निक सीखी थी।
हर्षिता की नब्ज कुछ देर तक चेक करने के बाद अनिका ने हर्षिता का हाथ छोड़ दिया। दादी माँ और सुगंधा काफी बेचैन होकर अनिका की ओर देख रहे थे। वह जानना चाहते थे कि आखिर अनिका का क्या कंक्लूजन था। क्या हर्षिता कभी माँ बन सकती थी, और अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वह क्या थी, और उसे किस तरह सुलझाया जा सकता था। अनिका ने दादी माँ की ओर देखकर कहा, इस लड़की का शरीर तो बिल्कुल ठीक है, यह पूरी तरह से हेल्दी है। मुझे नहीं लगता कि इसे माँ बनने में किसी भी तरह की तकलीफ होनी चाहिए। अनिका का यह जवाब सुनकर सुगंधा और दादी माँ दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सुगंधा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका से पूछा, अगर ऐसी बात है तो वह फिर माँ क्यों नहीं बन पा रही है? 3 साल हो गए उसकी शादी को, मगर अब तक इसके पांव भारी नहीं हुए। इसका क्या कारण हो सकता है? अनिका ने अपने सामने खड़ी हर्षिता की ओर देखकर पूछा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे खानदान में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। मेरा मतलब है, क्या फैमिली हिस्ट्री में किसी के बे औलाद होने की खबर है तुम्हें? अनिका के सवाल पर हर्षिता ने ना में अपना सर हिला दिया। सुगंधा ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे वही तो पूरी बात है। इसके पूरे खानदान में लड़कियों ने शादी के कुछ ही महीनों में खुशखबरी सुना दी है। इसकी सबसे बड़ी बहन ने एक साथ 3 लड़कों को जन्म दिया था, और इसकी मझली बहन ने 2 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया था, वह भी शादी के 4 से 5 साल के अंदर। हमें यही बात तो अच्छी लगी थी। सोचा था कि इनके खानदान की लड़की को घर लाएंगे तो जल्द से जल्द हमारा घर भी बच्चों से हरा भरा हो जाएगा, मगर नहीं, इस लड़की ने तो हमारे सपनों पर सारे पानी फेर दिया। बजाय इसके कि मुझे दादी बना दे, अब इस उम्र में आंखों में सपने की जगह आंसू लिए घूमती हूँ। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के क्लिनिक पर भटकते भटकते अब तो मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है, मगर यह लड़की खुशखबरी सुनाने का नाम ही नहीं लेती। दरअसल जब हर्षिता की शादी सिंघानिया परिवार में हुई थी, तब शुरुआती 1 साल तो सास बहू के बीच काफी अच्छे संबंध बने रहे। सुगंधा बस दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि जल्द से जल्द हर्षिता उसे दादी बनने की खुशखबरी सुनाए, मगर वक्त बीतता गया और सुगंधा की बेसब्री भी बढ़ती रही। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सुगंधा का हर्षिता के साथ बर्ताव बदलता गया। वह कभी उसे डांट फटकार लगाकर लोगों के दिए हुए सुझाव फॉलो करने को कहती, कभी उटपटांग चीजें खिलाती, तो कभी अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करने को कहती। मगर इन सब के बावजूद जब कोई रिजल्ट नहीं आया, तब हर्षिता के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। सुगंधा उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगी थी। लोगों के सामने कभी भी उसकी इंसल्ट कर देती, तरह तरह के ताने देना तो काफी आम हो गया था। हर्षिता यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो ये बात जानती थी कि वह सुगंधा को और परिवार वालों को वह सुख नहीं दे पा रही थी जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे अपनी बहू बनाया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे हर्षिता पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। खाने पीने से लेकर अलग अलग दवाइयों तक हर्षिता के पूरे शरीर को जैसे एक एक्सपेरिमेंट करने की लेबोरेटरी बना दिया गया था। अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन, काफी दर्दनाक एक्सरसाइज और खाने पीने में तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस डालकर हर्षिता को फिजिकल और मेंटली ही तोड़ दिया गया था। हर्षिता अब ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अनिका ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, शायद आप एक बात भूल रही हैं, बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ एक औरत ही जिम्मेदार नहीं होती है। हमें उसके पार्टनर की हेल्थ का भी चेकअप करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आखिर असली वजह क्या है। अनिका की यह बात सुनते ही सुगंधा की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थीं। सुगंधा ने अनिका की इस बात को खानदान के ईगो पर ले लिया था। इसे वह न सिर्फ अपने बेटे की बल्कि पूरे परिवार की इंसल्ट समझ रही थी। सुगंधा ने अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए अनिका से कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम इस लड़की के बचाव के लिए मेरे बेटे पर इस तरह के इल्जाम लगा रही हो? या तुम यह कहना चाहती हो कि मेरा बेटा इसे बच्चा नहीं दे सकता? तुम बिल्कुल गलत हो। जो भी प्रॉब्लम है वह इसी लड़की के अंदर है। तुम इसकी ठीक तरह से जांच करो और पता करो यह क्या छुपा रही है हमसे। दरअसल पिछले कई महीनों से यही बात हर्षिता ने भी अपने घर वालों से कही थी, मगर जब भी हर्षिता ने अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, सुगंधा ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। सुगंधा ने हमेशा ही हर्षिता को कहा था, बच्चा देना सिर्फ औरतों के हाथ में होता है, मर्दों का क्या है? उनके शरीर में बच्चा नहीं ठहरता, बच्चा ठहरता है औरत के शरीर में, और जरूर उसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए वह मां नहीं बन पा रही है। हर्षिता ने अपने पति से भी कई बार रिक्वेस्ट की थी कि वह एक बार अपने साथ डॉक्टर का चेकअप करवा ले,
ताकि सही वजह का पता चले। मगर हर्षिता के पति ने हर बार उसे यह कहकर टाल दिया था कि उससे शादी करने से पहले उससे एक लड़की के साथ संबंध थे जो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। मगर क्योंकि उसका खानदान सिंघानिया परिवार की बराबरी का नहीं था, इसलिए वह उनके साथ शादी नहीं कर पाया। और इसका मतलब साफ था कि खामी हर्षिता के पति में नहीं थी, जो भी खामी थी वह हर्षिता में थी। इस बार जब अनिका ने दादी माँ के सामने यह बात निकाली तो हर्षिता ने फिर से हिम्मत करते हुए अपनी सास से कहा, देखिए अब तो अनिका जी भी कह रही हैं, आप इनकी बात मान क्यों नहीं लेती? मैंने इनके बारे में काफ़ी सुन रखा है, यह हमारा इलाज कर सकती हैं। डॉक्टर वांगा पटू के बारे में तो हम सभी ने सुन रखा है, इन्होंने उन्हीं से शिक्षा ली है। हो सकता है कि अगर हम दोनों का एक साथ चेकअप करें तो असली वजह का पता चले, और अगर उनमें कोई खामी है तो मुझे लगता है अनिका जी बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। इस परेशानी को जड़ से मिटाने के लिए परेशानी की तह तक जाना बहुत जरूरी है। जब हर्षिता ने यह बात सबके सामने कही तो सुगंधा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। सुगंधा ने सबके सामने हर्षिता को डांट लगाते हुए कहा, चुप करो, अपनी कमजोरी और अपनी मनहूसियत का बोझ मेरे बेटे के कंधे पर मत डालो। खुद की कमजोरी छुपाने के लिए तुम मेरे बेटे को कमजोर साबित करने पर तुली हुई हो। मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हारे शरीर में जो कमजोरी है उस बात का पता नहीं चल पा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए, ताकि हम किसी ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी करवा सके जो हमें हमारे खानदान का वारिस दे सके। सुगंधा की धमकी सुनकर हर्षिता ने अपनी नजरें झुका ली। उसके पास इस वक्त सबके सामने मुंह छुपाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ना तो वह अपनी सास के सामने कुछ बोल सकती थी और ना ही अपने सास की बातें उसे बर्दाश्त हो रही थी। दादी माँ समझ गई थी कि अनिका इस बात का करारा जवाब देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि हर्षिता के बचाव में अनिका सुगंधा को कोई जवाब देती, दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए सुगंधा से कहा, सुगंधा, यह करना ठीक नहीं होगा, तुम यह गलत कर रही हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। आखिर इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारा बेटा यहाँ आकर अपना चेकअप करवा ले। मैं जानती हूँ कि अनिका एक काबिल डॉक्टर है। डॉक्टर वांगा पटू ने खुद अनिका की तारीफ सबके सामने की है, फिर अनिका पर शक करने की कोई सवाल ही नहीं होता। अगर वह कह रही है तो जरूर उसकी बात में सच्चाई होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने बेटे को एक बार चेकअप के लिए बुला लेना चाहिए। सुगंधा जानती थी कि वह दादी माँ की बात को टाल नहीं सकती थी। सुगंधा ने अचानक अपनी आवाज में नरमी लाकर दादी माँ के सामने देखकर कहा, दरअसल बुआ जी, बात यह है कि मेरे बुलाने पर भी मेरा बेटा चेकअप के लिए तैयार नहीं होगा। वह यहाँ हरगिज नहीं आएगा। इससे पहले कि सुगंधा और कोई बहाना बना सकती, दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए सुगंधा से कहा, तुम्हारे बेटे से कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दादी माँ की यह बात किसी पत्थर की लकीर की तरह थी। दादी माँ को ना सुनने की आदत नहीं थी। यह बात सुगंधा भी अच्छी तरह जानती थी। दादी माँ की एक आवाज पर पूरा सिंघानिया परिवार मारवा हाउस में कुछ ही मिनट में पहुंच सकता था। यह दादी माँ का पावर भी था और सिंघानिया परिवार के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट भी थी। वह बात खुद दादी माँ भी अच्छी तरह जानती थी कि सुगंधा का बेटा किसी भी हालत में दादी माँ की बात को टाल नहीं सकता था। सुगंधा बिना कुछ कहे चुपचाप अपना सिर झुकाकर अपने बेटे को कॉल लगाने के लिए बालकनी में चली गई। सुगंधा के जाते ही अनिका की नज़र व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ पर पड़ी। सुहासिनी मारवा, जिनका नाम सुनकर ही शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन के माथे पर पसीना आने लगता था, इस वक्त धीमी सांसें लेती हुई अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। हालांकि दादी माँ की आंखें कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी, मगर उनकी आवाज में अभी भी वही पावर था जो किसी 60 साल की औरत में हो। अनिका जानती थी कि दादी माँ ठीक तरह से अपनी दवाइयाँ ले रही थी, मगर फिर भी उनकी कमजोरी उनकी नज़रों से छिपी नहीं थी। अनिका धीरे से दादी माँ की व्हील चेयर के पास गई और व्हील चेयर के ठीक सामने बैठकर अनिका ने दादी माँ का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। अनिका ने अपनी उंगलियां दादी माँ की नस पर रखी और आंखें बंद करके दादी माँ की नब्ज चेक करने लगी। अनिका का स्पर्श होती ही दादी माँ ने नजरें उठाकर अपने सामने बैठी अनिका को देखा। जैसे ही दादी माँ की नजरें अनिका के चेहरे पर पड़ी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने आसमान से उतरी किसी परी को अपने पास बैठा देख लिया था। अनिका की आंखें बंद थी।
अनिका की पलकें अनिका के गालों तक पहुंचती थी। गुलाबी होंठ, रुई से गोले गाल, लंबे घने बाल देखकर अचानक ही दादी माँ को अपने पोते रोहित की पसंद पर नाज होने लगा था। अनिका भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि दादी माँ अनिका को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, मगर चाहे जो भी हो जाए, नन्हे से आर्यन को जब बचपन में सभी लोगों ने काफ़ी परेशानियां दी थीं, तब दादी माँ ही थीं जो आर्यन की ढाल बनकर सबके सामने खड़ी थीं। और अनिका एक ऐसी माँ थी जो अपने ऊपर हो रहे हजारों जुल्मों को हंसी खुशी सहन कर सकती थी, मगर अपने बच्चों पर वह आंच भी नहीं आने दे सकती थी। अनिका कुछ देर तक दादी माँ के हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद करके वहीं बैठी रही। अनिका को देखकर जैसे दादी माँ के मन को शांति मिलने लगी थी। अचानक ही बालकनी से एक ठंडी हवा का झोंका दादी माँ के चेहरे पे पड़ने लगा। दादी माँ को ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद दादी माँ ने सुकून की सांस ली थी। दादी माँ किसी गहरी सोच में थी। तभी अचानक अनिका ने अपनी आंखें खोली। अनिका की आंखें जब दादी माँ की नज़रों से मिली तो दादी माँ ने अचानक ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए फिर से पहले वाली पावरफुल और रुबाबदार औरत की आवाज़ में अनिका से पूछा, क्या हुआ है मुझे? अब यह मत कहना कि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। अनिका भी दादी माँ की इस कड़क आवाज़ का जवाब कड़क शब्दों से देना जानती थी। अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और दादी माँ से कहने लगी, ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में आपको कोई तकलीफ होने वाली है। दादी माँ ने यह सुनने के बाद एक राहत की सांस तो ली थी, मगर अपनी अकड़ को बरकरार रखते हुए दादी माँ ने अनिका से कहा, तो क्या यह तुम्हारे लिए खुशखबरी है या कोई दुख की बात है? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए सिर्फ यह एक इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, मगर मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको एक और सलाह देना चाहती हूँ। हो सके तो अपने मन की बातों पर थोड़ा काबू रखिए। क्या है कि मन में अगर इंसान उटपटांग चीज़ें सोचता है तो उसका असर सीधा दिमाग पर होता है, और इस उम्र में टेंशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दादी माँ ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ना तो मुझे बिजनेस का टेंशन है और ना ही अब इस उम्र में धन दौलत कमाने की चिंता। हाँ, मुझे फिक्र है तो बस मेरे पोते रोहित की और उसके परिवार के। क्या तुम मुझे यह वचन दे सकती हो कि किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाने की वजह से रोहित ने जिस औलाद को जन्म दिया है तुम उसे अपना लोगी? इस बात को लेकर मेरे पोते को भविष्य में कोई परेशानी नहीं होने दोगी। क्या तुम मुझे वचन दे सकती हो? दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आखिर क्या फर्क था दादी माँ की सोच में और सुगंधा की सोच में। बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था, मगर सोच वही पुरानी। अनिका मन ही मन यह भी सोचने लगी थी कि क्या अनिका का किसी और लड़की के साथ संबंध होता और उनके साथ उसके एक बच्चे को जन्म दिया होता, तब भी दादी माँ क्या रोहित को यही बात कहती जो आज दादी माँ ने अनिका से कही थी। दादी माँ अनिका के साथ किसी तरह की आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस बार दादी माँ के सवाल का जवाब टालते हुए अनिका मुड़कर दादी माँ के कमरे के कोने में रखे एक बड़े से फिश टैंक की ओर चली गई। अनिका बड़े ही ध्यान से फिश टैंक में रखी मछलियों को देखने लगी। अनिका उन्हें गौर से देख रही थी। तभी अनिका के बगल में आकर हर्षिता ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच। मैं कई महीनों से चाहती थी किसी तरह मेरे पति का भी चेकअप कर लिया जाए, मगर मेरी सास ने मेरी कही नहीं सुनी। आज अगर आप न होती तो शायद यह बात यहाँ तक भी नहीं पहुँचती। आपके हुनर के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना है, आज आपका दिल भी देख लिया। हर्षिता का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। हर्षिता की बड़ी बड़ी आंखें शायद ऊपर उठना नहीं जानती थी। हर्षिता जब भी किसी से बात करती तो बस जमीन की ओर देखकर बात किया करती थी। अनिका जानती थी यह प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल था। इस वक्त अगर हर्षिता को किसी चीज़ की जरूरत थी तो वह थी किसी अपने के सहारे की, जो हर्षिता को मानसिक सुख दे सके। अनिका ने फिश टैंक में मछलियों को कुछ दाने डाले और अपना फ़ोन निकालकर अपने पेंडिंग ईमेल्स के जवाब देने लगी। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत गया, जिसके बाद अचानक दादी माँ के कमरे के दरवाजे के बाहर एक लड़के की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह लड़का सुगंधा से कह रहा था, माँ, यह तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कह दिया ना, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेकअप नहीं करवाना चाहता। सुगंधा ने उस लड़की को जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बात अच्छी तरह
डॉक्टर आई हैं, अगर तुम एक बार अपना चेकअप करवा लो तो हर्ज क्या है, उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा। मगर मैं बीमार नहीं हूँ, सुगंधा ने पलटकर जवाब देते हुए कहा। मैं जानती हूँ मेरे बेटे, मगर बुआ जी चाहती हैं कि तुम एक बार अपना चेकअप करवा लो। सुहासिनी मारवा का नाम सुनते ही उस लड़की ने अपनी आवाज़ दबाते हुए कहा, ठीक है, अगर वह चाहती हैं तो मैं चेकअप करवा लेता हूँ, लेकिन अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो याद रखना, उस लड़की को धक्के मार के मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर वह मुझे बच्चा नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे नाम की शहर भर में बदनामी तो ना करे। उस लड़की की वजह से मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पर। जैसे ही मेरी नज़रें घूमती हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं मेरे पीछे, और यह सब कुछ उस लड़की की वजह से है। मैं तुमसे कह देता हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यह बात अनिका के कानों पर पड़ते ही अचानक कमरे के अंदर सुगंधा का एक 30 साल की लड़की को लेकर आई। लड़का शरीर से दुबला पतला था और उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ लग रहा था, मगर उसकी बात करने के तेवर से यह पता चलता था कि यह लड़का अमीर खानदान का वाही रईसजादा था, जिसे जिंदगी में ना तो स्ट्रगल करने की आदत थी और ना कभी जरूरत थी। महंगा सूट पहने हुए वह लड़का अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर दादी माँ की ओर आया। दादी माँ के पाँव छूने के बाद वह लड़का एक पाँव पर पाँव चढ़ाकर वहीं सोफा पर बैठ गया। उस लड़के ने दादी माँ के पाँव जरूर छुए थे, मगर उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट नाम का नामो निशान नहीं था। सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस होने की वजह से बचपन से ही उसे बड़े नाजों से पाला गया था। अपने आप को मिली हर सुविधा को उसने अपना हक समझा और धीरे धीरे उसका बर्ताव इस तरह होने लगा था जैसे वह जन्म से लेकर दुनिया वालों पर कोई एहसान कर चुका था। बड़ों की इज्जत करना ना उसने सीखा था और ना ही उसे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी। वह सिर्फ और सिर्फ इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से करता था। कहीं न कहीं हर्षिता को भी उसने इसलिए पसंद किया था क्योंकि वह हर्षिता को मिलकर यह जान चुका था कि यह लड़की काफ़ी डरी सहमी सी रहती थी और कभी भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत न कर पाएगी। सुगंधा ने हमेशा से अपने बेटे को एक राजकुमार की तरह पाला था। सुगंधा बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने बेटे में कोई ऐब नजर नहीं आता था। सोफे पर बैठकर वह तेज सांसें लेने लगा। सुगंधा को पता था कि उसके बेटे को काफी गुस्सा आ रहा था। सुगंधा ने अब उसकी पीठ पर हाथ घुमाते हुए कहा, देखो तरुण बेटा, दादी माँ तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तरुण ने अपनी माँ के कहे को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वह बस गुस्से और तेज नजरों से अपने सामने खड़ी अपनी बीवी हर्षिता को देखने लगा। अनिका समझ चुकी थी कि वह लड़का कौन था। उसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि सुगंधा उस लड़के का इंट्रोडक्शन करवाती, अनिका उस लड़के के बगल में जाकर बैठ गई और सीधे उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी नब्ज चेक करने लगी। तरुण ने अपना हाथ तो अनिका के हाथ में रहने दिया था, मगर वह गुस्से से हर्षिता को कहने लगा, आज तुम्हारे हर झूठ से पर्दा उठ जाएगा। तुम बच्चा नहीं दे सकती, इसके लिए तुम मुझे बदनाम करती फिर रही हो। खुद मान क्यों नहीं लेती कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर में कोई खराबी है। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। सुगंधा ने तरुण को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, देखो बेटा, इस वक्त शांत हो जाओ, हम घर चलकर यह सारी बातें कर लेंगे। इस वक्त अनिका जी तुम्हारा चेकअप कर रही हैं, उन्हें जरा ध्यान से तुम्हारा चेकअप करने दो। अनिका अभी भी आंखें बंद करके तरुण की नर्व की मन ही मन रीडिंग कर रही थी। तभी तरुण ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, अरे यह सारी बकवास बातें हैं। इस तरह नस पकड़कर अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता तो दुनिया में आधे से ज्यादा बीमारी खत्म हो चुकी होती। यह आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल बकवास होता है। पैसे कमाने के लिए यह एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह सब। सुगंधा अच्छी तरह जानती थी कि तरुण की सारी बातें अनिका अच्छी तरह सुन सकती थी, और सुगंधा यह भी जानती थी कि बहुत जल्द अनिका रोहित के साथ शादी करके मारवा खानदान की बहू बनने वाली थी। इसलिए अनिका को नाराज करना तरुण के लिए ठीक नहीं होगा। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, सुगंधा तरुण को डांट नहीं सकती थी। इसलिए बड़े ही प्यार से तरुण के कंधों पर हाथ फेरते हुए सुगंधा ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, अनिका जी बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, बहुत जानकार हैं, और फिर बहुत जल्द रोहित के साथ इनकी शादी होने वाली है। सुगंधा अपनी आंखों के इशारे से तरुण को अपनी जबान संभालने के लिए कह रही थी।
तरुण अपनी माँ सुगंधा का इशारा अच्छी तरह समझ गया था। तरुण वैसे काफी ही जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का था, मगर वह जानता था कि रोहित मारवा और मारवा खानदान के सामने उन लोगों की हैसियत बहुत छोटी थी। इसलिए कभी भी तरुण ने मारवा खानदान के किसी भी फैमिली मेंबर के साथ बदतमीजी नहीं की थी, और वह अच्छी तरह अब जान चुका था कि उसके सामने बैठे उस लड़की के साथ भी वह कोई बदतमीजी नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी बात में नरमी लाते हुए तरुण ने अनिका से कहा, वैसे आप तो मेरी भाभी बनने वाली हैं बहुत जल्द। अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत जल्द आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हैं। जरा ठीक से ध्यान देकर चेक कीजिएगा। हालांकि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, मगर आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने। जल्दी से मेरा चेकअप करके हर्षिता को यह बता दीजिए कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह खुद मुझे बच्चा नहीं दे पा रही है। अगर जल्दी से यह बात इसे समझ में आ जाए तो जल्द से जल्द इसे डिवोर्स देकर इसे छुटकारा पा सकूं मैं। इससे पहले कि तरुण सिंघानिया आगे कुछ और कहता, अनिका ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही अनिका ने अपनी आंखें खोली, तरुण ने अनिका से पूछा, तो बताओ होने वाली भाभी सबके सामने बताओ कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिका अपनी जगह से खड़ी होते हुए सुगंधा की ओर चली गई और फिर सुगंधा की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने कहा, प्रॉब्लम आपकी बेटी में है। अनिका की यह बात सुनते ही सुगंधा के चेहरे का रंग उड़ गया। शर्म से सुगंधा की आंखें झुक गई। तरुण अपनी जगह से खड़ा होकर अनिका के पास आकर ऊंची आवाज में कहने लगा, यह क्या कर रही हैं आप होने वाली भाभी? आप होश में तो हैं? यह नहीं हो सकता। अनिका ने बड़ी ही शांति से बिना किसी रिएक्शन के सुगंधा से कहा, देखिए आंटी, बच्चा पैदा करने के लिए पुरुष की शुक्राणु का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपके बेटे के शुक्राणु इतने पावरफुल नहीं हैं कि किसी औरत के बीजाणु के साथ मिलकर अंडे को फर्टिलिटी दे सके। अपने बेटे के बारे में इस तरह की बात सुनकर सुगंधा का सर जैसे जमीन में गड़ने लगा था, मगर वो जानती थी कि वह चाहकर भी अनिका की इस बात का विरोध नहीं कर सकती थी। सुगंधा ने अपने आप को संभालकर तरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा, हो सकता है अनिका से कोई गलती हो रही हो। यहाँ पर तो ना कोई मशीन है ना कोई इक्विपमेंट। अब बिना अच्छी तरह जांच किए हम यह कैसे कह सकते हैं कि तरुण में कोई प्रॉब्लम है? अनिका ने सुगंधा की बात का जवाब देते हुए कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में इसी तरह से पेशेंट को डायग्नोसिस की जाती है। अगर आप महंगे से महंगी डायग्नोसिस करवाएंगे तब भी नतीजा यही निकलेगा, यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। सुगंधा के चेहरे पर हैरानी देखकर अनिका ने सुगंधा को समझाते हुए कहा, मगर घबराने की कोई बात नहीं, यह कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह कहने के बाद अनिका अपने पर्स से एक नोटपैड निकालकर उस पर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने लगी। अनिका ने वह चिट्ठी तरुण के हाथ में देते हुए कहा, इसमें मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, उसे किस तरह से लेनी है, कैसे लेनी है, किस वक्त ली जानी है, यह सब कुछ लिखा है इस प्रेस्क्रिप्शन में। कम से कम 1 महीने तक मैंने जो भी लिखा है उसे फॉलो करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका ने ठीक होने के बाद तो कर दी थी, मगर अनिका ने जो बात कही थी वह इतनी कड़वी थी कि सुगंधा और तरुण दोनों उससे मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुगंधा ने अपना सर उठाकर सामने खड़ी हर्षिता को देखा और फिर अनिका की ओर मुड़कर कहने लगी, मगर यह नहीं हो सकता। देखो, एक बात तो मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि अभी 4 साल पहले तरुण एक लड़की के साथ रिश्ते में था। वह तरुण के बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर वह हमारे स्टेटस की नहीं थी, इसलिए हम उसे अपना नहीं सके। मगर इससे एक बात तो साफ है कि तरुण में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, तुम्हारी कहीं कोई गलती हो रही है। सुगंधा ने तरुण की ओर देखकर कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक लड़के का शरीर 4 साल में इतना बदल जाए? मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे में किसी तरह की कोई खामी है। अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद सीधे तरुण की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे और हर्षिता के संबंध कैसे हैं? I mean, शारीरिक संबंध? अनिका ने सबके सामने तरुण को काफी पर्सनली बातें पूछी थी। तरुण के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सवाल सुनने के बाद तरुण को जवाब से ज्यादा यह बात सता रही थी कि उसके मन में चल रही थी। अनिका जान चुकी थी तरुण उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए अनिका ने कुछ और रूटीन सवाल तरुण को पूछे, जिसका तरुण ने सही जवाब दिया। मगर अनिका ने जब फिर से तरुण और हर्षिता के शारीरिक संबंधों के बारे में तरुण को सवाल किया
तो फिर से तरुण के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। अनिका ने मुड़कर हर्षिता की ओर देखा। जैसे ही हर्षिता को इस बात का एहसास हुआ कि अब अनिका हर्षिता को वही सवाल पूछना चाहती थी जो सवाल का जवाब तरुण नहीं दे पाया था, तो हर्षिता काफी अनकंफर्टेबल हो गई। अनिका हर्षिता के पास जाकर बिल्कुल धीमी आवाज में पूछने लगी, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे शारीरिक संबंध कैसे हैं? हर्षिता ने अपनी नज़र झुकाकर बिल्कुल धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, वैसे तो वह ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहते हैं। हाँ, जब काफ़ी ज़्यादा दिन बीत जाते हैं तो सासू माँ उन्हें ज़बरदस्ती घर बुलाती हैं ताकि वह जल्द से जल्द दादी बन सके, मगर जब भी घर आते हैं तब मुझसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि उनका पूरा परिवार जल्द से जल्द हमारी गोद में एक बच्चा देखना चाहता था, इसलिए वह मेरे साथ संबंध तो बनाते हैं। मगर हर्षिता वह बात नहीं कह पा रही थी जो अनिका समझ चुकी थी। अनिका ने तुरंत तरुण की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हारे किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है? तरुण के चेहरे की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका तरुण का कंफ्यूजन देखकर समझ गई थी कि अब जरूर वह अपने परिवार वालों से कोई ऐसी बात छुपा रहा था जो बात सीधी तरह से उसके और हर्षिता के संबंध से जुड़ी थी। जब हर्षिता ने तरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो धीरे धीरे हर्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। हर्षिता ने सिसकियां लेते हुए तरुण से पूछा, क्या अभी भी आप उस जेनी के साथ संबंध में हैं? जेनी का नाम सुनते ही तरुण की आंखें चौड़ी हो गई। तरुण के ठीक बगल में खड़ी सुगंधा ने भी तरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लिए थे। तरुण को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर सुगंधा भी पूरी बात समझ चुकी थी। सुगंधा ने उसी वक्त तरुण का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या तुम अभी उस कमीनी लड़की जेनी के चक्कर में फंसे हो? जब तरुण ने सुगंधा की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो सुगंधा ने जोर से तरुण का कॉलर पकड़ते हुए चिल्ला कर कहा, देखो क्या हालत कर दी है उस डायन ने तुम्हारी। अब मैं समझी कि तुम इतने दिन घर क्यों नहीं आते। उस डायन के साथ रह रह कर तुमने अपने शरीर की पूरी ताकत खत्म कर दी है। जब सुगंधा ने तरुण को इस तरह डांट लगाई तब अनिका को लगा कि चलो कहीं न कहीं सुगंधा के अंदर एक औरत जिंदा थी जो अपने मनचले बेटे को आज करारा सबक सिखाने वाली थी। मगर जैसे ही सुगंधा ने अपनी आगे की बात कही, अनिका ने अपने मन में चल रही बातों को फिर से दबा दिया। सुगंधा ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें कमी किस बात की है, क्या रखा है उस लड़की के अंदर, और अगर तुम्हें संबंध बनाने ही हैं तो पहले खानदान को एक वारिस दे देते, उसके बाद जोजी में आए करते रहना। तरुण को डांट लगाने के बाद रोती हुई हर्षिता के पास जाकर सुगंधा ने कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूँ किसी भी औरत को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, मगर क्या है ना कि तरुण का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। जाने दो बेटा, उसे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मेरा बेटा आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब तुम तो जानती हो तरुण इतना हैंडसम है, काफ़ी होशियार है, लड़कियाँ तो आए दिन उसके पीछे पड़ती रहेगी, और इस उम्र में अपने आप को संभालना इतना आसान नहीं होता अमीर खानदान के बेटों के लिए। चलो तुम अपना मन बड़ा करके इस बार तरुण को माफ़ कर दो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तरुण अब आने वाले समय में तुम्हारे साथ रहेगा और अनिका की दी हुई सारी दवाइयाँ लेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द अनिका की दी हुई दवाइयों की वजह से हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा किलकारियाँ ले रहा होगा। रोती हुई हर्षिता ने सिसकियाँ भरते हुए सुगंधा से कहा, मुझे घर जाना है। सुगंधा ने अपना हाथ हर्षिता की पीठ पर फिरते हुए कहा, ठीक है, हम अभी घर चलते हैं। तुम्हारी बात भी सही है, ऐसी बातों को सबके सामने किया जाए तो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। यह कहने के बाद सुगंधा ने दादी माँ की ओर देखा और कहा, माफ़ कीजिएगा बुआ जी, लड़की थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। मुझे लगता है इसे घर ले जाती हूँ, वहीं पर चलकर तरुण के साथ बैठकर इस मामले को सुलझाना होगा। जैसे ही सुगंधा की यह बात पूरी हुई, सिसकियाँ भर रही हर्षिता ने उनसे कहा, नहीं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के पास। क्योंकि हर्षिता बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी, इसलिए हर्षिता के परिवार वालों को भी सिंघानिया परिवार वालों ने काफ़ी अपमानित किया था। कुछ महीनों से तो सिंघानिया परिवार ने हर्षिता के परिवार वालों के साथ उनके सारे कनेक्शन तोड़ दिए थे। हर्षिता के परिवार वालों को इस बात की वजह से समाज में काफ़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा था, मगर हर्षिता ने हर गम सिर्फ इसलिए सहा था क्योंकि वह जानते थे
कि एक दिन जब वह बच्चे को जन्म देगी तब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। मगर अब वह जान चुकी थी कि प्रॉब्लम ना तो उसके शरीर में था और ना ही तरुण के शरीर में था। उन दोनों के रिश्तों के बीच कोई और था जिसकी वजह से उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हर्षिता की बातों से अनिका एक बात समझ चुकी थी कि शायद उस लड़की जेनी के बारे में हर्षिता पहले से जानती थी, मगर शायद वह यह नहीं जानती थी कि तरुण और जेनी का रिश्ता आज भी बरकरार था। हर्षिता रोती हुई बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि वह अपनी माँ के घर जाना चाहती है। जब सुगंधा हर्षिता को समझा रही थी तभी अचानक तरुण उन दोनों के बीच आया और हर्षिता का हाथ पकड़कर अनिका के पास ले गया। तरुण अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं समझा, यह सब तुम दोनों की मिली हुई साजिश है। अब मेरे पास इस बात का सबूत भी है।